अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 3 के लास्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसमें है मोशन अंडर ग्रेविटी। लास्ट हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में डेरिवेशंस की थी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। आज हम ये स्टडी करेंगे कि उन्हीं डेरिवेशंस को, उन्हीं इक्वेशन को अगर हम किसी ग्रेविटेशनल फील्ड के सिस्टम में स्टडी करेंगे तो किस तरीके से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को हम किस तरीके से रिप्लेस करेंगे और डिस्टेंस को किस तरीके से रिप्लेस करेंगे। तो ग्रेविटी के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ ग्रेविटी? ग्रेविटी is a force that attracts any object toward the center of earth। ये एक ऐसी फोर्स है ग्रेविटी जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ज़मीन की तरफ खींचती है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम फ्री फॉल करेंगे, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं हवा के अंदर, तो वो ऑब्जेक्ट ज़मीन की तरफ मूव करता है, और वो ज़मीन की तरफ किस एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है, उस एक्सेलरेशन को हम ग्रेविटी का नाम देते हैं। और इसकी वैल्यू जो है अप्रॉक्सीमेटली, इसकी जो वैल्यू है इसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसकी वैल्यू हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो रहा होगा, फ्रीली मूव कर रहा होगा, उसके ऊपर किसी किस्म की फ़ोर्स नहीं अप्लाई हो रही होगी, तो उस सूरत में वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या क्या वेरिएशंस लेकर आएगा अपने अंदर, इसको हम स्टडी करते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक स्पेसिफाइड हाइट से हम उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट पर स्पेसिफाइड हाइट से हम उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएंगे, फ्रीली हम उसको मूव कराएंगे। जस्ट लाइक अगर मैं इस मार्कर को यहाँ से फ्रीली ड्रॉप कर दूँगा तो ये मार्कर टुवर्ड द अर्थ मूव करेगा। तो इसको जब हम यहाँ से फ्रीली मूव कराएंगे तो फ्रीली मूव कराते वक्त ये टुवर्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ मूव करेगा, और ये जिस एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा वो एक्सेलरेशन इसकी अप्रॉक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, जिसको हम लोग ग्रेविटी का नाम देते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर हम किसी हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे होते हैं तो हम हॉरिजेंटल सरफेस में अपने हॉरिजेंटल डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को, या किसी भी हॉरिजेंटल मैग्नीट्यूड को हम लोग एस का नाम देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट को कन्वर्ट कर देते हैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में, क्योंकि यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो वर्टिकली मूव कर रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट पर किस तरीके से आ रहा है, वो एक हाइट से डेप्थ की तरफ आ रहा है। या हम यूँ कह सकते हैं कि अगर वो बी से ए की तरफ जाएगा तो वो एक डेप्थ से हाइट की तरफ जाएगा। दोनों सूरतों में हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा उसको हम एस की जगह एच से रिप्रेजेंट करेंगे, विच इज़ नेम्ड एज हाइट। उसको हम हाइट का नाम देंगे। तो यहाँ पर आपने दो चीज़ें गौर करनी हैं कि अगर कोई भी बॉडी फ्री फॉल मूव कर रही है ज़मीन की जानिब या ज़मीन से दूर, टुवर्ड द अर्थ और अवे फ्रॉम द अर्थ, दोनों सूरतों में हमने उसकी इक्वेशंस ऑफ मोशन के अंदर दो चीज़ों की रिप्लेसमेंट करनी है। एक तो हमने उसकी एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर देना है ग्रेविटी के साथ, और दूसरा हमने उसकी डिस्प्लेसमेंट को रिप्लेस कर देना है हाइट के साथ। तो अब देखते हैं कि जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशंस हैं, अगर हम उनमें ये दोनों रिप्लेसमेंट करते हैं तो जो हमारी न्यू इक्वेशंस बनेंगी वो क्या होंगी। अगर हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है Vf इक्वल्स टू Vi प्लस AT, तो इस इक्वेशन में अगर हम रिप्लेसमेंट करेंगे, एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटी डाल देंगे, तो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास Vf इज़ इक्वल टू Vi प्लस GT, ये हमारे पास हो जाएगी। इसको हम कहेंगे मोशन
अंडर ग्रेविटी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी हमारे पास जो मोशन होगी उसके अंदर हमने ये रिप्लेसमेंट की है कि हमने एक्सेलरेशन की जगह पर ग्रेविटी को सब्स्टिट्यूट कर दिया। सेकंड हमारे पास है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके अंदर भी अगर हम रिप्लेसमेंट करेंगे, s की जगह पर h को रिप्लेस करेंगे और एक्सेलरेशन की जगह पर ग्रेविटी को रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो बन जाएगी h इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सिमिलरली जो थर्ड इक्वेशन है हमारे पास 2as इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। जब हम इसके अंदर रिप्लेसमेंट करेंगे तो हमारे पास न्यू इक्वेशन बन जाएगी 2gh दैट इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये तीन हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन बन जाएंगी जब हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मूव करेगा। और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी में मूव करते वक्त हमने दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टुवर्ड द अर्थ मूव कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट टुवर्ड द अर्थ मूव कर रहा है मीन्स इट इज़ मूविंग फ्रॉम एट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर वो एक हाई पॉइंट से लो पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है तो उस सूरत में क्योंकि वो टुवर्ड द अर्थ मूव कर रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव जी के बराबर लेंगे, उसकी ग्रेविटी जो होगी वो पॉजिटिव होगी। और जब हम ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे तो ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे मूव कराने के लिए हमें उसको इनिशिएट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें उसको इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम उसको खाली छोड़ देंगे तो हमारे छोड़ने के बाद वो ऑटोमेटिकली ड्यू टू द ग्रेविटी वो नीचे की तरफ मूव करेगा। इट मीन्स कि हमें उसकी इनिशियल वेलोसिटी को प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगा उस केस में उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हम लेंगे। Initial velocity will be taken always zero when an object moves from अपवर्ड डायरेक्शन टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि हमें वहाँ पर उसको किसी भी किस्म की फ़ोर्स लगाने की, उसको एक्सेलरेट करने की, उसको इनिशिएट करने के लिए हमें किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली नीचे मूव करेगा। बट अगर हम इसका रिवर्स केस देखें, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ मूव कराते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ मूव कराने के लिए हमें इसको फ़ोर्स लगानी पड़ेगी। ये ऑब्जेक्ट विदाउट एनी फोर्स, विदाउट एनी एक्सेलरेशन ये ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर मूव नहीं करेगा। तो इसको अगर मुझे हाई पोटेंशियल पर लेकर जाना है, किसी टॉप पोजीशन पर लेकर जाना है, तो टॉप पोजीशन के लिए मुझे इसको इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एंड आफ्टर दैट अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को अवे फ्रॉम अर्थ की अगर हम बात करें तो अवे फ्रॉम अर्थ के लिए अगर नीचे से किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की जानिब मूव करा रहे हैं तो इनिशियल में हमें उसको कोई ना कोई वेलोसिटी प्रोवाइड करना पड़ेगी। विदाउट वेलोसिटी वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। और जब हम उसको ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी मूव कराएंगे तो जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट ऊपर की जानिब मूव करेगा आहिस्ता आहिस्ता उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कि अगर एक ऑब्जेक्ट हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी की जानिब मूव कराया तो यहाँ पर पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने के बीच में अगर हम इसके दरमियान में यहाँ पर 3-4 पॉइंट्स ले लेते हैं, इस पॉइंट को मैं A1 का नाम दे देता हूँ, A2, A3, A4, ये मैंने 4 डिफरेंट पॉइंट्स ले लिए। अब जब ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी की जानिब मूव करेगा तो इनिशियल में लेट सपोज मैं इसको 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब जब ये ऑब्जेक्ट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज़ होती जाएगी। जब ये पॉइंट A1 पर पहुँचेगा इट मे बी पॉसिबल कि इसकी वेलोसिटी 8 रह जाए, 8 मीटर पर सेकंड। अगर ये ऑब्जेक्ट मज़ीद ऊपर जाएगा तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 6 रह जाएगी मीटर पर सेकंड। अब जैसे जैसे ये आगे जा रहा है तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 4 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड। एंड फाइनली एट द पॉइंट ऑफ बी इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की जानिब मूव कराएंगे तो इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। और बिल्कुल टॉप पोजीशन पर उसके ऑब्जेक्ट की मोशन जब रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा, जब वो मज़ीद ऊपर जाना रुक जाएगा, उस वक्त उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। इट मीन्स वी कैन से दैट इन केस फ्रॉम A to B इनिशियल वेलोसिटी इज़ 10,
which can be something else, but its final velocity will be 0. फाइनल वेलोसिटी उसकी हमेशा ज़ीरो होगी और ड्यू टू इट्स फाइनल वेलोसिटी वो ऑब्जेक्ट वापस ज़मीन की तरफ आएगा, क्योंकि अब इसकी वेलोसिटी ख़त्म हो चुकी है, ये मज़ीद ऊपर नहीं जा सकता, इसलिए एक सर्टेन हाइट को गेन करने के बाद वो ऑब्जेक्ट वापस ज़मीन की तरफ आएगा। तो अवे फ्रॉम अर्थ के लिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि टुवर्ड द अर्थ के लिए हमारे पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव जी होगी और इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी। सिमिलरली अगर हम अवे फ्रॉम अर्थ की बात करते हैं, अगर कोई चीज़ नीचे से ऊपर की जानिब मूव करती है तो अपवर्ड डायरेक्शन के लिए उसकी एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव जी लेंगे और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसको हम ज़ीरो लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। ये वो तमाम बातें हैं जिनको हम लोगों ने अपने जहन में रखना है और जहन में रखते हुए हमने अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। ये तमाम चीज़ें, ये दोनों पॉइंट्स और ये 3 मोशन के पॉइंट्स, मोशन अंडर ग्रेविटी के फार्मूलाज, ये हम लोग उन न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करेंगे। उन न्यूमेरिकल्स में हम इनकी हेल्प लेंगे जिन न्यूमेरिकल में मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी चल रही होगी। अगर वो मोशन लीनियर है या उस मोशन में ग्रेविटी का जिक्र नहीं हो रहा, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उस सूरत में हम लोग इनके जो बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन है हम इनका इस्तेमाल करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने से पहले हम अपने फार्मूलाज जो हैं वो लिख लेते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो ड्यूरिंग न्यूमेरिकल्स। इस चैप्टर में जो सबसे बेसिक फार्मूला हमने पढ़ा है वो है S = VT। बेसिक फार्मूला है, ये फार्मूला यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हमारे पास वेलोसिटी वेरिएबल है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी की वजह से फिर हमने इक्वेशंस ड्राइव की हैं। Vf = Vi + AT, S = VIT + ½ AT² and 2AS = VF² - VI²। अगर आपको सवालों के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे, अगर आपको उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त ये बात जहन में ना रहे, समझ में ना आए कि हमारी जो वैल्यू गिवन है वो किस चीज़ की है, तो उसके लिए आप इनके यूनिट्स की भी हेल्प ले सकते हैं। यूनिट्स की हेल्प किस तरीके से लेंगे? जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी हो या फाइनल वेलोसिटी हो या वेरिएबल वेलोसिटी हो, तीनों वेलोसिटीज़ का जो आपको यूनिट मिलेगा वो मीटर पर सेकंड, या इसको हम मीटर सेकंड इन्वर्स कहते हैं, ये यूनिट आपको नज़र आएगा। तो अगर आपको डायरेक्टली नहीं समझ में आता कि ये वैल्यू किस चीज़ की है, तो आप इसको यूनिट के ज़रिए भी पहचान सकते हैं। अगर आपसे बात की जाएगी डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर होगा। अगर आपसे टाइम की बात की जाएगी तो टाइम का यूनिट सेकंड्स होगा। अगर टाइम के या डिस्टेंस का सेकंड या मीटर के अलावा किलोमीटर, आवर्स, मिनट्स कोई और यूनिट गिवन है तो उसको आपको पहले SI यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली एक्सेलरेशन जो है उसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर हम इसको मीटर सेकंड टू द पावर -2 भी लिख सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे फर्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम है उसको हम पढ़ रहे हैं अभी। आपने कोशिश करनी है कि न्यूमेरिकल में यहाँ पर क्वेश्चन नहीं कॉपी करूँगा, तो आपको बुक अपने सामने रख कर वहाँ से न्यूमेरिकल को रीड करना है, और न्यूमेरिकल को रीड करने के बाद आपने साथ साथ उसको सॉल्व करते जाना है ताकि आपको आसानी से समझ में आता रहे। तो प्रॉब्लम नंबर 1 है 3.1 पेज 44। Find the time taken by sunlight to reach to the ground. We have to find the time. हमें यहाँ पर टाइम मालूम करना है। टाइम इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। If the distance between the sun and the earth is 1.5 exponential 8 kilometers, distance that is S is equal to 1.5 exponential 8 kilometers. Second, velocity of light is 3 exponential 8 meter second inverse.
वेलोसिटी अब वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो एक वेरिएबल वेलोसिटी तो नहीं है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ये चेंज नहीं होती, सिमिलर रहती है। तो इसलिए हम इसके यूज़ के लिए हम जो फर्स्ट फार्मूला है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उसको इस्तेमाल करने से पहले हमने ये देखना है कि जो हमारी गिवन वैल्यूज़ हैं क्या वो ऐसा यूनिट्स में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारी जो गिवन वैल्यू है उसमें जो डिस्टेंस है वो ऐसा यूनिट में मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले हम इस डिस्टेंस को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। डिस्टेंस का हमारे पास जो यूनिट है वो किलोमीटर है। रिलेशन जो हमने डिस्टेंस का जो रिलेशन हमने पढ़ा है वो रिलेशन है 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर्स, या हम इसको लिख सकते हैं 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 10 क्यूब मीटर। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके पास एक बड़ा यूनिट मौजूद है, इस किलोमीटर को आपने एक छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कराएंगे 10 की पावर 3 से, तो आपके पास ये मीटर में आ जाएगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करके 1.5 एक्सपोनेंशियल 11 मीटर लिख सकते हैं। ये आपके पास s की वैल्यू आ गई। अब हम फार्मूला की तरफ जाते हैं। तो जो हमारे पास फार्मूला यहाँ पर इस क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा वो फार्मूला है s इक्वल्स टू VT। सॉल्यूशन में आप फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे, जो जो वैल्यू आपको मालूम है आप उसको पुट कर देंगे। उसके बाद देखते हैं कि क्या चीज़ हमारे पास आती है। यहाँ पर s की वैल्यू हमें मालूम है, s की जगह पर हम s की वैल्यू लिख देंगे 1.5 एक्सपोनेंशियल 11 विच इज़ इक्वल टू, वेलोसिटी की वैल्यू भी हमें मालूम है, हम वेलोसिटी की जगह पर वेलोसिटी की वैल्यू लिख देंगे 3 एक्सपोनेंशियल 8 मल्टीप्लाई बाय टाइम की वैल्यू हमें नहीं मालूम, टाइम हमें रिक्वायर्ड है, तो हम यहाँ पर t को एज इट इज़ लिख देंगे। अब t के साथ ये दोनों वैल्यूज़ जो कि मल्टीप्लाई हो रही हैं, जब हम इनको दूसरी जानिब लेकर जाएंगे तो हम इसको 1.5 एक्सपोनेंशियल 11 के साथ डिवाइड करा देंगे। अब यहाँ पर आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी 500 सेकेंड्स। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसमें आप रिज़ल्ट में लिख सकते हैं हैंस द टाइम इक्वल्स टू 500 सेकेंड। अगर आप इसको रिज़ल्ट लिखना चाहें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के साथ साथ आपकी प्रेजेंटेशन भी सही होनी चाहिए। और प्रेजेंटेशन के लिए आपको गिवन प्रॉब्लम में तमाम चीज़ों को अलग अलग शो करवाना है। जो चीज़ें गिवन हैं उनको आपने अलग हेडिंग बनाकर लिखना है, जो चीज़ें आपको मालूम करनी है आपको उनको अलग रिक्वायर्ड में लिखना है, फार्मूलाज जो यूज़ करेंगे उनको अलग लिखना है, सॉल्यूशन एंड आफ्टर दैट फाइनली रिज़ल्ट। ये 5 हेडिंग्स आपने हर प्रॉब्लम में ज़रूर इस्तेमाल करनी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है अ पर्सन हियर्स द इको ऑफ हिज ओन साउंड फ्रॉम अ डिस्टेंट हिल आफ्टर 2 सेकेंड्स। टाइम गिवन है हमें, टाइम इक्वल्स टू 2 seconds। हाउ फार अवे इज द पर्सन फ्रॉम द हिल, फाइंड इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 330। स्पीड ऑफ साउंड 330 meter second inverse. We have to find the distance. How far means distance, which is question mark. इस क्वेश्चन के अंदर भी जो आपकी वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, तो इसलिए हम इसके अंदर सिंपल फॉर्मूला डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का s इज़ इक्वल टू वी टी इस्तेमाल करेंगे।
लेकिन यहाँ पर एक बात आपको नोटिस करनी है कि इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक आदमी किसी हिल के पास खड़ा हुआ है, किसी भी वो चोटी के पास खड़ा हुआ है और वो अपनी आवाज़ की इको खुद सुनता है। मीन्स ये कि अगर यहाँ पर सपोज़ करें कि यहाँ पर अगर हमारे पास कोई पर्सन है और वो पर्सन यहाँ पर मौजूद किसी भी हिल से आवाज़ को टकराने के बाद सुनेगा। इट मीन्स कि यहाँ से इसने जो आवाज़ निकाली वो आवाज़ हिल तक जाएगी और हिल के बाद वापस आने के बाद ये आवाज़ सुनेगा। तो टोटल टाइम उसने हमें आवाज़ सुनने का 2 सेकंड दिया। मीन्स आप आवाज़ को मुंह से निकालेंगे, वो आवाज़ हिल से टकराएगी, टकराने के बाद जब वापस आएगी तो आप सुनेंगे और उसके वापस आने में जो टोटल टाइम लग रहा है वो 2 सेकंड लग रहा है। बट हमें तो वन साइडेड टाइम रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमें जो डिस्टेंस निकालना है वो वन साइडेड डिस्टेंस निकालना है। बोथ साइड का डिस्टेंस तो सेम होगा। जितना दूर इंसान इस चोटी से खड़ा है इतना ही दूर चोटी भी इंसान से है। तो हमें इन दोनों में से क्या करना है, सिंगल साइड का डिस्टेंस निकालना है। तो इसलिए जो हमारे पास टाइम है हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर वन साइडेड टाइम, अगर आवाज़ को वहाँ तक जाने और वापस आने में टोटल टाइम अगर 2 सेकंड्स लगता है, इसका मतलब ये है कि आवाज़ को जाने में भी 1 सेकंड लग रहा है और वापस आने में भी 1 ही सेकंड लग रहा है। तो वन साइडेड टाइम हम लिखेंगे t इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड। तो इस टाइम को हमने पुट करना है अपने फॉर्मूला में s इज़ इक्वल टू वी टी के अंदर। s इज़ इक्वल टू वी टी में v की वैल्यू हमारे पास है 330, टाइम की वैल्यू है 1। तो 330 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 ही आ जाएगा। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसको आप रिजल्ट की हेडिंग बनाकर लिखेंगे, हैंस द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज़ 1 मीटर। नेक्स्ट आपके पास थर्ड प्रॉब्लम है। A car is moving with a velocity of 36 km per hour. A car is moving with a velocity of 36 km per hour is brought to rest. Means we can say that initially a car is moving. Initially car is moving with 36 km per hour and finally it brought to rest. It may be possible कि कार जो कि मूव कर रही है उसको ब्रेक अप्लाई किया होगा, आफ्टर ब्रेक वो रेस्ट पर आ चुकी होगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। अब हम आगे लिखेंगे इन 5 सेकेंड्स। मीन्स ये कि गाड़ी को 36 किलोमीटर पर आवर से रेस्ट में लाने के लिए जो टोटल टाइम रिक्वायर्ड था वो था 5 सेकेंड। टोटल उसको 5 सेकेंड्स लगे बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पर आने के लिए। तो आपसे ये पूछा जा रहा है फाइंड द डी एक्सेलरेशन, यू हैव टू कैलकुलेट द डी एक्सेलरेशन। अब अगर गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है और फाइनल वेलोसिटी 0 है, इट मीन्स कि गाड़ी की एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी अपनी स्पीड को कम कर रही है। तो जब गाड़ी की एक्सेलरेशन डिक्रीज़ होगी तो हम ये कह सकते हैं कि जो गाड़ी की एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है, बिकॉज इट इज़ डिक्रीजिंग ग्रेजुअली। तो जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है उसको हम डी एक्सेलरेशन का नाम देंगे। तो यहाँ पर हम रिक्वायर्ड में लिखेंगे डी एक्सेलरेशन विच इज़ ए क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला ढूंढने से पहले हम सबसे पहले अपने देखेंगे तमाम यूनिट्स स्टैंडर्ड सिस्टम में है या नहीं। अगर ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल में नहीं है तो हम इसको एसआई में कन्वर्ट करेंगे। वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास जो है वो है मीटर पर सेकेंड, बट हमारे पास गिवन यूनिट किलोमीटर पर आ रहा है तो हम इसको किलोमीटर को मीटर और आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए 36 किलोमीटर और मीटर का रिलेशन 1000 का है। इट मीन्स 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो ये आ जाएगा मीटर में। सिमिलरली आवर्स का सेकंड में कन्वर्जन जो हमने पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि 1 आवर इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स। डायरेक्टली अगर हम आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें तो हम 3600 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर मीटर पर सेकंड ये इसका फाइनल यूनिट हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 0 से 0
कैंसिल्स हो जाएंगे। उसके बाद 36 को 36 से आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, 36 1 जा 36 एंड 36 1 जा 36। आफ्टर दैट आपके पास रिमेनिंग वैल्यू बचती है 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। अब यहाँ पर आपके पास चूँकि इसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ और इंक्रीज़ हो रही है, वेरी कर रही है, तो वेरिएबल वेलोसिटीज़ के लिए हमने ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस की या डिस्प्लेसमेंट की कोई बात नहीं हुई, तो डिस्टेंस के लिए या डिस्प्लेसमेंट के लिए जो 2 इक्वेशंस हमने पढ़ी हैं एस वाली, सेकंड एंड थर्ड, हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन वो है जिसमें वी एफ, वी आई, ए और टी ये चारों एलिमेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हम वही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, दैट इज़ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पर आपको जो जो वैल्यूज़ गिवन है आप वो पुट कर लेंगे, तो वी एफ की वैल्यू आपके पास 0 है, वी आई की वैल्यू आपके पास 10 है, एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करनी है और टाइम की वैल्यू आपके पास 5। तो सबसे पहले इस 10 को हम दूसरी तरफ मूव कराएंगे, 10 यहाँ पर पॉजिटिव है, अगर हम इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास a के साथ 5 बच जाएगा, 5 जो है वो a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब दूसरी जानिब जाएगा तो हम इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे कैंसिलेशन करने के बाद आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलेगी -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि इसका यूनिट है। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन के अंदर जो नेगेटिव साइन आ रहा है ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है, मीन्स वी कैन से दैट दिस नेगेटिव साइन शोज द डी एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट में, हैंस द रिक्वायर्ड डी एक्सेलरेशन इज, मैग्नीट्यूड जो होगा डी एक्सेलरेशन का वो 2 ही होगा। इस तरीके से हमारा ये वाला भी न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसके रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स करेंगे।